Hello everyone, today's video is all about CSIR UGC NET Life Science Exam। इस वीडियो में मैं आपको सारे इन्फॉर्मेशन इस एग्ज़ाम से रिलेटेड दूंगी। तो इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाली हूँ, हम सबसे पहले इसको देखते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है ये बताऊंगी, इस एग्ज़ाम का पैटर्न बताऊंगी। इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होता है, इसमें निगेटिव मार्किंग होती है या फिर नहीं होती है, और होती है तो कितने मार्क्स की होती है। इसके बाद मैं आपके साथ सिलेबस डिस्कस करूँगी इस एग्ज़ाम का। इसके बाद मैं आपको कुछ बुक्स और रिसोर्सेज भी सजेस्ट करने वाली हूँ। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, एक एक करके मैं सारे इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो में फर्दर हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम एग्ज़ाम का पैटर्न देखते हैं। ये एग्ज़ाम टोटल कितने मार्क्स का होता है, तो ये एग्ज़ाम होता है टोटल 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, और 3 आवर का ये पेपर होता है। और ये जो पेपर होता है वो बस एक सिंगल पेपर होता है, यानी कि सिंगल पेपर होता है। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, और पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इनटू 3 पार्ट्स, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि तीनों पार्ट्स कितने कितने मार्क्स के होते हैं। तो पार्ट ए जो होता है वो इसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं पार्ट ए में। और ये बेसिकली इसमें क्या पूछा जाता है, तो इसमें रीजनिंग और एप्टीट्यूड पूछा जाता है। और इसमें से 20 मार्क्स में से आपको 15 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस में से आपको 15 क्वेश्चन का आंसर देना होता है, और इसके लिए 30 मार्क्स एलोकेट किए गए हैं। 200 में से आउट ऑफ 200 में से 30 मार्क्स जो है वो आपका एप्टीट्यूड सेक्शन कैरी करता है। तो पार्ट बी हम देखते हैं। अब पार्ट बी में टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से कि आपको 35 क्वेश्चंस करना होता है, और हर एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स आपको मिलते हैं, और टोटल आपको 70 मार्क्स का आंसर करना होता है, यानी कि 70 मार्क्स आपके हो गए। पार्ट बी से आपको करना होता है। चलिए हम पार्ट सी देखते हैं अब। तो पार्ट सी में टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, तो 75 क्वेश्चन होते हैं पार्ट सी में। और इसमें आपको आप इसमें कैंडिडेट के साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को चेक किया जाता है। साइंटिफिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन जो होते हैं वो एनालिटिकल नेचर के होते हैं, और ये इसमें से आपको 75 में से 25 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, जो टोटल कितना मार्क्स कैरी करता है, तो ये टोटल 100 मार्क्स कैरी करता है आउट ऑफ 200। यानी कि 200 मार्क्स में आपको 30 मार्क्स जो है वो पार्ट ए से बनाना है, 70 मार्क्स जो है वो पार्ट बी से बनाना है, और 100 मार्क्स अकेला ये जो है 200 में से 100 मार्क अकेला ये पार्ट सी कैरी करता है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए हम इसका एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट देखते हैं कि कैसे, मतलब जो आपने ये इन्फॉर्मेशन पढ़ा है तो इसको मैंने राइट डाउन किया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं CSIR नेट का एग्ज़ाम। इसमें ड्यूरेशन 3 आवर का होता है, और लगभग 180 मिनट आपको दिए जाते हैं। क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, और ये कंडक्ट होता है 2 टाइम्स इन ए मंथ, यानी कि 1 ईयर में 2 बार ये कंडक्ट होता है, अलग अलग मंथ में ये 2 बार कंडक्ट होता है। एग्ज़ाम पेपर हम देखते हैं। तो एग्ज़ाम पेपर जो है वो उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया एग्ज़ाम को, जैसा कि आप पहले देख चुके हैं कि पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए और पार्ट बी में हर एक क्वेश्चन 2 मार्क कैरी करता है, और पार्ट सी का क्वेश्चन जो है ये 4 मार्क कैरी करता है।
पार्ट सी में एक क्वेश्चन कितने मार्क के हैं, तो 4 मार्क के, और पार्ट ए और बी में एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क के हैं। पार्ट ए में निगेटिव मार्किंग कितना होता है, तो 0.5 निगेटिव मार्किंग होता है, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 0.5 निगेटिव मार्किंग होगा। अगर आप पार्ट सी में कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 मार्क आपका निगेटिव काट लिया जाएगा, यानी कि 4 मार्क्स आपके अगर सही करने पे होते हैं और गलत करने पे -1 आपका मार्क कटता है। तो हमने देखा कि कितना मार्क्स का ये होता है। अब हम टोटल देखते हैं कि पार्ट ए में क्या पूछा जाता है। तो इसमें जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है पार्ट ए में। इसमें से 20 क्वेश्चन आपको वहाँ पे दिए होते हैं क्वेश्चन पेपर में, और आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। और यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं तो आप 15 क्वेश्चन बनाते हैं तो टोटल 30 मार्क्स जो है ये कैरी करता है। अब हम पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी फैक्चुअल क्वेश्चन होता है, यानी कि आपके सिलेबस में जो यूनिट्स दिए गए हैं उनसे फैक्चुअल नेचर के ओरिएंटेड ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो ये 50 क्वेश्चन टोटल वहाँ पे पेपर में दिया होता है, जिसमें से कि आपको 35 क्वेश्चन करने होते हैं। और अगर एक क्वेश्चन 2 मार्क कैरी कर रहा है यहाँ पे पार्ट बी से, तो 35 × 2 करते हैं तो हमारा 70 मार्क्स का टोटल ये पेपर होता है। पार्ट सी हम देखते हैं। पार्ट सी रिसर्च लेवल और ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है, एनालिटिकल क्वेश्चन होता है। तो इसमें लगभग 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन का आंसर करना होता है वहाँ पे। अगर एक क्वेश्चन 4 मार्क को कैरी यहाँ पे कर रहा है पार्ट सी से, तो लगभग आपको 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। यानी कि पार्ट सी में कितना ज़्यादा वेटेज होता है, कितना इम्पोर्टेंस है पार्ट सी का, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम टोटल देख लेते हैं एक बार कि टोटल यहाँ पे कितने मार्क्स का हो रहा है एग्ज़ाम। तो 145 क्वेश्चन टोटल पेपर में वहाँ पे दिए होते हैं, और जिसमें से आपको कितने करने होते हैं, तो 75 क्वेश्चन आपको करना होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे, 145 क्वेश्चन वहाँ पे दिए होते हैं और आपको वहाँ पे 75 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। यानी कि इससे आप ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, इससे आप कम अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको जितना जितने क्वेश्चन आ रहे हैं आप उतने कर सकते हैं, लेकिन आप इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, वो मार्क्स आपके काउंट नहीं होंगे, ठीक है। और टोटल कितने मार्क्स होते हैं, तो 200 मार्क्स ये 75 क्वेश्चन को मिलाकर यहाँ पे होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एग्ज़ाम का पैटर्न भी डिस्कस कर लिया है। हमने देखा कि टोटल कितने मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं, हर एक सेक्शन में कितना कितना क्वेश्चन आपको बनाना होता है, और हर एक सेक्शन जो है वो कितना कितना मार्क्स कैरी कर रहा है यहाँ पे, और टोटल कितना मार्क है, टोटल कितना आपको अटेम्प्ट करना होता है। निगेटिव मार्किंग हमने देखा, ठीक है। चलिए तो अब हम इस एग्ज़ाम का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, ये है लाइफ साइंस का सिलेबस। ये ऑफिशियल सिलेबस है जिसे मैंने इसके वेबसाइट से डाउनलोड किया है, तो आप देख सकते हैं। और इसमें टोटल 13 यूनिट होते हैं। पहला यूनिट कौन सा है, तो मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंट्रैक्शन रेलिवेंट टू बायोलॉजी है। दूसरा यूनिट है, इसको हम बायोकेमिस्ट्री भी बोल सकते हैं। ये बायोकेमिस्ट्री होता है जिसे आपने पढ़ा होगा अपने 11th या फिर 12th में। अगला टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बेसिकली आपको सेल बायोलॉजी से रिलेटेड एवरीथिंग पढ़ना होता है। तीसरा चैप्टर हम देखते हैं, तो तीसरा चैप्टर है फंडामेंटल प्रोसेस। ये चैप्टर मैं आपको थोड़ा जूम आउट कर देती हूँ यहाँ पे। ये तीसरा चैप्टर फंडामेंटल प्रोसेस जो है,
ये बेसिकली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होता है। आई होप कि आप सभी ने इस चैप्टर का नाम तो सुना ही होगा। अगला चैप्टर है सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। ये चैप्टर आप लोगों के लिए काफ़ी नया होता है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है। इसके बहुत सारे सब डिवाइड्स किए गए हैं इस चैप्टर को, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अगला टॉपिक है सिस्टम फिजियोलॉजी प्लांट, सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल। इनहेरिटेंस बायोलॉजी, ये हमारा जेनेटिक्स हो गया। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म, ये बेसिकली क्लासिफिकेशन या टेक्सोनॉमी वाला पार्ट होता है। आगे देखते हैं इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, ये इकोलॉजी होता है। इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, ये इथोलॉजी प्लस इवोल्यूशन वाला जो चैप्टर होता है वो प्लस इथोलॉजी इसमें मिक्स है। आगे है अप्लाइड बायोलॉजी और मेथड्स इन बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजिकल टेक्निक्स। चलिए अब हम डिस्कस देखते हैं इसको थोड़ा डिटेल में। तो आप ये वाला पीडीएफ जो है सेम CSIR की वेबसाइट से डाउनलोड करके आप इसको डिटेल में आप इसकी एक कॉपी अपने पास रख लीजिए अपने स्टडी टेबल पे, और इसे आप बार बार देखते रहिए। आपको इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना होता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे बस आपको एक बार ओवरव्यू करा रही हूँ इसका। तो आप देख सकते हैं पहला टॉपिक मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंट्रैक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी, ये बायोकेमिस्ट्री हो गया। ये पूरा का पूरा बायोकेमिस्ट्री है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होता है। अगला चैप्टर है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपको अलग अलग थोड़ा सा मतलब डिटेल में जाना होता है। इसमें आप देख सकते हैं इसमें आपको मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड इसके बाद इसमें आपको माइक्रोबियल फिजियोलॉजी, यहाँ पे आपको थोड़ी सी माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़नी होती है। चलिए हम आगे देखते हैं फंडामेंटल प्रोसेस, ये हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला चैप्टर है। और यहाँ इसमें आपको जितने DNA RNA से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है सब आपको पढ़ना है। आगे है सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। ये चैप्टर थोड़ा सा इस चैप्टर में थोड़ा सा आपको डाइवर्स पढ़ना होता है। यहाँ पे आपको कैंसर से रिलेटेड पढ़ना होता है, पैरासाइट इंट्रैक्शन से रिलेटेड पढ़ना होता है, और सेल सिग्नलिंग और सेल कम्युनिकेशन ये तो पढ़ना होता ही है। आगे देखते हैं इनेट, यहाँ पे आपका इम्यून सिस्टम भी आपको यहाँ पे पढ़ना होता है, इनेट एंड एडाप्टिव इम्यून सिस्टम, यानी कि इम्यूनोलॉजी भी आपको पढ़ना होता है इसमें। चलिए हम आगे देखते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। उससे आगे देखते हैं सिस्टम फिजियोलॉजी प्लांट, सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल। इसमें आपको एनिमल से रिलेटेड रिस्पायरेटरी नर्वस सारे सिस्टम को पढ़ना होता है लगभग। सेंस ऑर्गन्स, स्ट्रेस एंड एडेप्टेशन। इनहेरिटेंस बायोलॉजी, ये जेनेटिक्स हो गया इनहेरिटेंस बायोलॉजी, और इसमें आप देख सकते हैं आपको क्या क्या पढ़ना होता है। ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, ये टेक्सोनॉमी हो गया। यहाँ पे लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एनिमल, ये सारी चीज़ें पढ़नी होती है। इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हो गया हमारा अगला यूनिट। ठीक है, यहाँ पे आपको इकोलॉजी पढ़ना होता है। इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, यहाँ पे आपको इवोल्यूशन प्लस इथोलॉजी पढ़ना होता है। अप्लाइड बायोलॉजी, और बायोलॉजी का जो भी एप्लीकेशन पार्ट होता है वो आपको देखना होता है। इसमें थोड़ा बहुत रिसेंट में जितने डेवलपमेंट हुए हैं उनको भी देखना होता है। और मेथड्स इन बायोलॉजी, ये बायोलॉजिकल टेक्निक्स हो गया। इसमें आपको टेक्निक्स से रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे पढ़नी होती हैं। यहाँ पे स्टैटिकल मेथड्स ये सभी पढ़ना होता है। ठीक है, आपने देखा तो हमने पूरे सिलेबस को एक ओवरव्यू कर लिया है, हमने देख लिया है। आप इसको डिटेल में आप डाउनलोड करके इसे पढ़िए।
आपको जहाँ भी कुछ प्रॉब्लम होती है इसको समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं एक बार कि कौन-कौन से बुक्स हमें पढ़ने चाहिए इससे रिलेटेड। हम रिसोर्स के बारे में भी एक छोटा-सा डिस्कस इसमें कर लेते हैं। तो चलिए हम अब रिसोर्स को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन-कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। वैसे तो बुक के लिए सबका अपना-अपना ओपिनियन होता है, सबकी अपनी-अपनी पसंद होती है, अपना इंटरेस्ट होता है और जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग लगे आपको वही बुक पढ़नी चाहिए। लेकिन मैं कौन-कौन से बुक्स को रेफ़र करती हूँ पर्सनली जो मुझे पसंद है, मैं बस वही आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। लेकिन वो आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको कोई और भी पसंद है या फिर आपके पास कोई और बुक है तो आप उसे फ़र्दर लेके चल सकते हो। तो चलिए मैं बायोकेमिस्ट्री के लिए जो हमारा यूनिट फर्स्ट है, मैंने यहाँ पे अपने कुछ नोट्स बना रखे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने हर एक यूनिट के सामने में बुक्स को अटैच कर दिया है। जो भी बुक पढ़ना होता है मैं यहाँ से पढ़ती हूँ। तो चलिए हम देखते हैं, सबसे पहला यूनिट है हमारा बायोकेमिस्ट्री, हमने देखा था और इसमें मैं लेनिंजर की प्रिंसिपल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री ये वाली बुक मैं इसको मैं पढ़ती हूँ, तो मुझे ये अच्छी लगती है। तो इसके साथ ही यहाँ पे कुछ और बुक है, हार्पर्स है, यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री वॉट है एंड बायोकेमिस्ट्री एक मुझे मिला था फ्री पीडीएफ, तो मैंने इसे अटैच किया था। चलिए तो ये सारा हो गया। आगे देखते हैं हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो चलिए इसमें हम देखने वाले हैं कि मैं इसमें कौन सा पढ़ती हूँ। तो इसमें मैं पढ़ती हूँ इसके लिए मैं पढ़ रही हूँ अभी, ये बुक है ब्रूस एल्बर्ट की और ये बुक मैं पढ़ती हूँ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ सेल, ये सेल बायोलॉजी के लिए मैं रिकमेंड करती हूँ। और आगे देखते हैं फंडामेंटल प्रोसेस, इसके लिए बहुत सारे बुक्स हैं बट मैं इसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ जीन जेम्स टी वाटसन की ये बुक इसमें मैं पढ़ती हूँ। चलिए आगे देखते हैं हमारा सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, इसमें मैं इम्यूनोलॉजी के लिए कुबे की ये वाली बुक रिकमेंड करती हूँ और साथ ही पैरासाइटोलॉजी के लिए केडी चटर्जी की ये बुक है, इसको रिकमेंड मैं करती हूँ। और बाकी के सेक्शंस में आप ये वाली बुक जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ सेल, ये भी इसमें आप पढ़ सकते हो। आगे देखते हैं हम, अगला चैप्टर है डेवलपमेंटल बायोलॉजी और इसके लिए मैं सिर्फ एक ही बुक रिकमेंड करती हूँ, वो है गिलबर्ट की बुक, आप देख सकते हैं। और आगे है सिस्टम प्लांट फिजियोलॉजी, इसके लिए भी मैं सिर्फ एक ही बुक रिकमेंड करती हूँ, टाइच एंड जिगर की ये बुक है प्लांट फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, इसको आप देख सकते हो, ये बेस्ट बुक मानी जाती है। और आगे देखते हैं हम एनिमल फिजियोलॉजी, इसके लिए बहुत सारे बुक मैंने यहाँ पे अटैच कर रखा है, टॉर्टरस एनाटॉमी, उसके बाद गार्डन एंड हॉल, सीसी चटर्जी ह्यूमन फिजियोलॉजी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है। तो अगर आपको इंडियन ऑथर की बुक ज़्यादा समझ में आती है तो आप सीसी चटर्जी को यहाँ पे रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई भी बुक समझ में आती है फॉरेन राइटर की तो आप यहाँ पे टॉटरा या फिर गार्टन एंड हॉल को भी रिकमेंड कर सकते हो। चलिए हम आगे देखते हैं, जेनेटिक्स के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से बुक्स मैंने यहाँ पे अटैच किया है। तो मैं यहाँ पे क्लग एंड क्यूमिन्स की बुक जो है वो इनहेरिटेंस बायोलॉजी जेनेटिक्स के लिए रिकमेंड करती हूँ मैं ये। और इसके अलावा आई जेनेटिक्स की एक बुक होती है, वो भी बहुत अच्छी होती है जेनेटिक्स के लिए। बेंजामिन ए पायर्सी की ये बुक होती है, ये भी बहुत अच्छी होती है। तो आप तीनों में से कोई एक रिकमेंड कर सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म से हमारा अगला यूनिट, और इसकी ये बहुत ही डाइवर्स यूनिट है और इसके लिए आपको अलग अलग प्रकार के बुक से पढ़ना होता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे पाथ फाइंडर की बुक को रिकमेंड करती हूँ, जो कि बहुत डाइवर्स सेक्शन को बहुत ही कम्प्रहेंसिव तरीके से यहाँ पे कवर किया गया है, तो आप देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कैंपेबल बायोलॉजी से भी आप डाइवर्सिटी को कवर कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये माइक्रोबायोलॉजी वाला सेक्शन मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है गलती से, जो कि यहाँ पे ये आगे अटैच मैं करने वाली थी। माइक्रोबायोलॉजी के लिए मैं कौन सी बुक रिकमेंड करती हूँ, तो मैं प्रेस्कॉट की ये बुक रिकमेंड करती हूँ। चलिए हम आगे देखते हैं, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स है हमारा अगला यूनिट, और इसके लिए मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं यहाँ पे कौन कौन सी बुक अटैच किया है मैंने यहाँ पे। तो
कैंपेबल बायोलॉजी जो है ये भी मैंने अटैच किया है, तो इसमें जो इकोलॉजी का यूनिट है वो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके लिए मैं फ़िलहाल एक SVS राणा जो कि इंडियन राइटर है, इसकी बुक मैं यहाँ पे रिकमेंड करती हूँ। इसके साथ ही यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग बुक्स भी आते हैं, आप उनको भी देख सकते हो। एवोल्यूशन एंड बिहेवियर के लिए मैं यहाँ पे बहुत सारे राइटर हैं, तो राजीव त्यागी को मैं यहाँ पे रिकमेंड करती हूँ। साथ ही साथ ये भी एक एडिशन है एनिमल बिहेवियर इथोलॉजी बाय डॉक्टर VK अग्रवाल के लिए मैं यहाँ पे रिकमेंड करती हूँ। और बीरवाला रस्तोगी की ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बुक है, आप इसको भी यहाँ पे देख सकते हो। चलिए हम आगे देखते हैं। अप्लाइड बायोलॉजी के लिए मैं यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बुक है, प्रिंसिपल्स ऑफ जीन मैनिपुलेशन एंड जीनोमिक्स, तो इस बुक को मैं यहाँ पे रिकमेंड करती हूँ, जो कि SB प्राइमरोज के द्वारा है। और आगे है, इसके साथ ही आपको प्लांट ब्रीडिंग वाला सेक्शन भी यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखना होता है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे BD सिंह बुक को रिकमेंड करती हूँ। हम आगे देखते हैं मेथड्स इन बायोलॉजी, तो यहाँ पे मैं प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी विल्सन एंड वॉकर की ये बुक है, इसको मैं यहाँ पे रिकमेंड करती हूँ। साथ ही यहाँ पे और भी कुछ बुक्स हैं जो अच्छे हैं, आप उनको यहाँ पे फर्दर एक बार देख सकते हो। तो इसके साथ ही मैंने आपको दिखाया कि मैं कौन कौन से बुक यहाँ पे रिकमेंड करती हूँ। तो आपने देखा, और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कुछ और डिटेल में जानना है, पूछना है, कुछ क्वेरीज है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।